हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं और स्टडी खजाना भी आप लोगों का स्वागत करता है। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं प्रोबेबिलिटी का लास्ट टॉपिक, यानी आज हम प्रोबेबिलिटी को किसी भी सूरत में इस लेक्चर में खत्म कर देंगे पूरे तरीके से। बट मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज आपने जितना प्रोबेबिलिटी पढ़ा है दैट इज मोर देन इनफ। और ये जो क्वेश्चंस करेंगे ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं, तो प्लीज इन्हें ढंग से पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी की एनसीईआरटी का मैंने एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया और ऑलमोस्ट 80% एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। अगर आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया तो प्रोबेबिलिटी में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। आप चाहे चेक कर सकते हो, हल्का सा वैल्यू चेंज हो सकता है। देखो वैल्यू में तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो क्लियर है ना। तो प्लीज आप लोग ढंग से पढ़ेंगे इसको, मतलब एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी में इतने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कि आपको नीड ही नहीं है कि कुछ और पढ़ें, ठीक है ना। तो प्लीज प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए एक बारी, हम प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे आज। मिसलेनियस की हमने, जहां तक मुझे ध्यान है कि मैंने 9 या 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस, हमने 90% वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। और इन अ गेम अ मैन विन्स ₹6 ये वाला भी कर लिया था। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मिसलेनियस का, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ए बी सी डी कंटेनिंग कलर्ड मार्बल। ए बी सी डी बॉक्स हैं जिनके अंदर कलर्ड मार्बल्स हैं। कौन कौन से? रेड कलर के, वाइट कलर के और ब्लैक कलर के। यही कलर्स है ना भाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। कहता है रेड मार्बल 1 6 8 0 6 2 1 6 3 2 1 4। आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द बॉक्सेस हैज बीन सेलेक्टेड रैंडम। एक बॉक्स सेलेक्ट किया जाता है एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द इट। एक सिंगल मार्बल को निकाला जाता है। इफ द मार्बल इज रेड, अगर मार्बल रेड हुआ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। ये 3 अलग अलग पार्ट है, आप ऐसा कह सकते हो। अब कहानी ये आती है कि बच्चे के माइंड में रहता है सर ये क्वेश्चन कौन सा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये क्वेश्चन कतई नहीं है। क्यों नहीं है भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन? बिकॉज कहीं भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वर्ड भी यूज नहीं करा है उसने कि भाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली स्टाइल और ये सब लगने का तो मतलब ही नहीं होता। अब आते फर्स्ट एक्सरसाइज पे। अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्सरसाइज की, अगर फर्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको याद होगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ा था कि उसके अंदर ए गिवन बी लाइक दैट, उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से बोला है कि एक मार्बल सेलेक्ट किया जाए एंड द मार्बल इज रेड, तो इज द इवेंट ऑफ रेड मार्बल। ये वैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इवेंट ऑफ रेड मार्बल। ओके, E1 is box A, E2 is box B, E3 is box C, E4 is box D. Probability of E1 is 1/4, क्योंकि 4 बॉक्स हैं, चारों में से कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट हो सकता है, तो बॉक्स की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। Probability of E2 अगेन 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 अगेन 1/4। भाई बॉक्स सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी की जब बात होगी तो आप मार्बल्स को भूल जाएंगे कि आपके मार्बल्स उसके अंदर हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं सर E गिवन E1 एंड ऑल की। E गिवन E1 मतलब रेड मार्बल हो पहले बॉक्स में से। रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 3 9 और 1 10, तो 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन E2 कितनी होगी भाई? रेड मार्बल कितने हैं? 6 और ओवरऑल 10। E गिवन E3 कितनी होगी? 8/10 और E गिवन E4 कितनी होगी? 0/10। ठीक है भाई, रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन E। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकंड पार्ट है E2 गिवन E। ऐसे ही निकाल लेना आपको सारे पार्ट, है कि नहीं है भाई? तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप लोग इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आरडी में बहुत अवेलेबल हैं, आरडी छोड़ दीजिए, आप मेरे असाइनमेंट को कर लीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। और प्रोबेबिलिटी में तो एनसीईआरटी कर लोगे तो वही बहुत है। देखिए, assume that the chances of a patient having a heart attack is 40%। कहता है हम ये मानते हैं कि बंदे को अगर हार्ट अटैक आए तो उसके चांसेस 40% है, मतलब बचने के चांसेस नहीं, एक इंसान को हार्ट अटैक आने के चांसेस 40% है। आजकल के लाइफस्टाइल को देखते हुए वो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन ये कहता है assume that the chance of a patient having heart attack is 40%। ओके, तो पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक, क्वेश्चन नंबर 13, हार्ट अटैक, पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज इक्वल टू 40%। आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड अ योगा course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs reduce it chances by 25%। उसने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर आप लोगों ने योगा करी या मेडिटेशन करी, यही है ना, हाँ, मेडिटेशन या योगा का जो कोर्स है, जो उन्होंने बोला है, उन्होंने एक कोर्स बताया कि मेडिटेशन और योगा का कोर्स कर लीजिए, उससे क्या होगा, आपका हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो 30% रिड्यूस हो जाएंगे। और अगर आपने सर्टेन ड्रग्स लिया, ड्रग्स मतलब वो नहीं है गांजा, हीरोइन, इस तरीके का ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स मतलब दवाइयों को भी दूसरा नाम ड्रग ही होता है। तो अगर आपने ड्रग्स लिया तो उसका चांसेस आपका रिड्यूस कर देगा 25%, मतलब चांस को रिड्यूस करेगा। अगर 40% लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, 40 लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो 25% इन 40 यानी 40 इंटू 25%, इतने लोगों का चांस कम कर देगा। मैं अभी इसको और डिटेल में समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट को। उसने क्या बोला है, मेडिटेशन एंड योगा कोर्स reduce the risk of heart attack by 30%, 30% तक कम कर देता है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग, जो ड्रग बोल रहा है, एंड ड्रग यानी दवाई की बात हो रही है, ड्रग रिड्यूस इट्स चांस बाय 25%, ठीक है ना। एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। कहने का मतलब है बंदा जो है वो दोनों में से एक टाइम पर दोनों में से एक ही चीज कर सकता है, या तो योगा करेगा या दवाई खरीद पाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। दोनों चीजें खरीदने का कोई फायदा नहीं है, दोनों चीजें एक साथ एक्सेस हो जाएंगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा उसने बोला। और उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम एंड सफर अ हार्ट अटैक। कहता है कि इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन, दो ऑप्शन को सेलेक्ट, दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद भी बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है चांस को 30%। मतलब अगर पहले 40 लोग जो हैं वो हार्ट अटैक आ रहा था, तो अब उनका 30% कम हो गया योगा करने से। कितना, कहने का मतलब है 4 या 12 लोगों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा, अब 40 को हो रहा था पहले, 12 को और कम कर दो, 28 लोगों को हो रहा है 40 की जगह। बट वो एक अलग केस है, अगर आप योगा करोगे तो 28 को होगा, बाकियों को नहीं होगा 40 में से। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन अ पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम एंड सफर एंड हार्ट अटैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। पेशेंट जो है वो मेडिटेशन या योगा का कोर्स करता है, बंदे को हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा उसने बोला है। सबसे पहले तो व्हाट इज द इवेंट, इवेंट आपका क्या होगा, आपको ये देखना है। इवेंट होगा आपका पर्सन हैविंग हार्ट अटैक, आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर लिखा हुआ है दैट किसके लिए यूज हो रहा है, इवेंट ऑफ पर्सन पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम एंड सफर, अ पर्सन सफर हार्ट अटैक, ठीक है। इवन इज द
इवेंट ऑफ, देखो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा, कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. व्हाट इज E2? E2 इज द इवेंट ऑफ कोर्स ऑफ ड्रग, जो ड्रग्स का लेने वाला हुआ है ना, उसके ऑपोजिशन में. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? दोनों की प्रोबेबिलिटी उसने बोला इक्वल है, 1/2 और 1/2. भाई दोनों को बंदा कुछ भी सेलेक्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल प्रोबेबिलिटी, ऐसा उसने दिया था. बात करते हैं E गिवन E1 की. बंदे को हार्ट अटैक आ जाए जब वो मेडिटेशन और योगा कर रहा है. भाई देखो इसको समझना, आप कॉपी पेन तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी बच्चा. 40% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है. 30% लोगों को रिड्यूस कर दिया योगा करने से. कहने का मतलब है अगर आपके पास 40 लोग थे, उसमें से 30% लोगों ने रिड्यूस कर दिया उसके इफेक्ट को, यानी 12 लोगों को हार्ट अटैक नहीं आया. तो कितनों को आया? 28 को आया. भाई 40 में से 12 गए, 28 बचे ना. 40% का 30%. जैसे मैंने बोला कि भाई साहब 2 भाई हैं A और B, इनमें मैंने पैसा बांट दिया. मेरे पास थे जितना पैसा था उसका 75% मैंने इसे दे दिया, 25% मैंने इसे दे दिया. लेकिन B ने अपने 25% हिस्से का, B ने अपने 25% हिस्से का जो उसे 25% मिला, उसमें से 50% इस्तेमाल कर लिया किसी फाइनेंशियल सर्विसेज में. सपोज एक एग्जांपल, अब B को दिया तो मैंने 25% है, तो उसने 50% कैसे यूज कर लिया? भाई साहब जो 25% पैसा दिया, सपोज वो 1000 रुपए है, तो उसका 50%, 25% का 50%, समझ रहे हो? 25% का 50% इज ऑलवेज 12.5%. लाइक आपको अगर मैं बोलूं कि भाई साहब 50 + 50% आपने डिस्काउंट देखा होगा, बहुत जगह चलता है, तो क्या वो 100% होता है? नहीं, एक्चुअली 50% के ऊपर एक और 50% होता है, समझ रहे हो? तो वो 75% बनता है टोटल ओवरऑल, ये चीज होती है. तो अगर रिस्क को कम कर रहा है 30%, तो कितने रिस्क को कम नहीं कर पा रहा? 70% को भाई कम नहीं कर पा रहा. यानी 2800 डिवाइड बाय 4 0, 2 0 से 2 0 काट दी, 28% आ गया ये. यानी 28% फिर भी हार्ट अटैक से मरेंगे. E गिवन E2. अगर भाई वो ड्रग्स ले लेता है तो क्या होगा? 40% लोगों को हार्ट अटैक आ रहा था, उसके 25% लोगों को हार्ट अटैक नहीं आएगा, तो 75 को आएगा. तो ये हो गया 75 × 4 300 और 1 0 डिवाइड बाय 4 0. इसकी 2 0 ही काटना ताकि सेम रहे. आपको पता ही है ना, फिर यूज करने में आसानी होती है ना. अब आप इसको अगले पेज पे करेंगे, आप पहले से कॉपी कर सकते हो. बच्चे क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, कि इसके अंदर एक्चुअली समझना पड़ता है ना ढंग से, इसलिए और कोई दिक्कत नहीं. इस चीज़ को समझना पड़ता है कि क्यों यूज़ किया गया है कि नहीं है. चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इसी में आगे हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है इवन गिवन E. तो इवन गिवन E इसमें मैं पूरा निकाल के दे देता हूं आपको. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय E गिवन E1 डिवाइडेड बाय E1 इंटू में E गिवन E2, सॉरी E गिवन E1 प्लस E2 इंटू E गिवन E2, है कि नहीं है. E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2, E गिवन E1 की प्रोबेबिलिटी 28%, यानी 28 डिवाइड बाय 100, 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 1/2 इंटू 30 डिवाइड बाय 100. भाई देखो ये 200 नीचे वाला और ऊपर वाला तो रिड्यूस ही हो जाएगा. 28 डिवाइडेड बाय 28 प्लस 30, दैट इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 58, 2 1 2 14, 2 2 2 9. तो 14/29 इज फाइनल आंसर.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, जो हर एक एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट का या तो वो 0 है, ठीक है, या फिर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी? अज्यूम दैट इंडिविजुअल entries of determinant are chosen independently, each value being assumed, probability is 1/2। देखिए, अगर टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट कितने बन सकते हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट जो हमारे बन सकते हैं वो बनेंगे 2 आपके एलिमेंट्स हैं, उसके ऊपर आपकी पावर आ जाएगी 4। क्यों भाई 4 क्यों आ जाएगी? 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं और टोटल एलिमेंट जो है वो 4 हैं। याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी टोटल नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट निकालने हो, ये 0 and 1 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, और 4 का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है भाई। इसको आप डाल सकते हैं 16, कोई दिक्कत, कोई शक? आगे देखते हैं। तो 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 16। उसने क्या बोला? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, यही बोला ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव कब कब आ सकती है ये आपको देखना पड़ेगा यार। देखो आपके 16 एलिमेंट्स बन सकते हैं, जिसके अंदर देखो कौन कौन से मैं निगलेक्ट कर दूंगा। मैं इन वाले को निगलेक्ट कर दूंगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, पता है ना ऐसे। तो ऐसे वाले नहीं लेने आपको, ठीक है, मतलब जिनमें एक ही रो में या एक ही कॉलम में 0 0 होगा, मैं उनको देख रहा हूँ। टोटल तो मेरे 16 बन गए, मुझे निकालना है जब पॉजिटिव आंसर है। अब देखो पॉजिटिव कब कब आ सकता है आपका? पॉजिटिव तब आ सकता है जब आपका डिटर्मिनेंट ऐसे रहा हो भाई, 1 × 1 -0 है कि नहीं है। दूसरा 1 और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 0 करके देख लो, ठीक है। तीसरा 1 × 1, ये तो रहना ही चाहिए, और ये 0 × 1, इसके अलावा नहीं होगा कोई भी। हाँ, ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे, 1 2 3 डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट विच गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स है ना, पॉजिटिव वैल्यू हैविंग एलिमेंट 0 and 1 इज इक्वल टू 3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/16। आप कॉपी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। खत्म है ये चैप्टर, बस आपका एक क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 15। 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। देखिए an electronic assembly consists of 2 subsystems, say A and B. From previous testing procedure, the following probabilities are assumed to be probability of A fails. A के फेल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्स एलोन, अकेला वो फेल हो जाए, 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दोनों के दोनों फेल हो जाए, फेल लिखना भूल गया, फर्स्ट पार्ट गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड, बी ऑलरेडी फेल्ड था। अरे घबराना नहीं है इसको देख के, ठीक है। पहले तो वेन डायग्राम वाला सबसे बढ़िया तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने का। ए और बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल 0.15, थोड़ा बड़ा बना देता हूं यार, 0.15। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स इज 0.2। ये पूरे की प्रोबेबिलिटी अगर 0.2 है, इस पूरे की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.2, तो अगर 0.2 में से माइनस कर दूं 0.15
तो आपका आंसर आता है 0.05, है कि नहीं है। ये ओनली ए की आ गई भाई, सिर्फ ए फेल होता है तो, और बी फेल्स अलोन 0.15, ओनली बी की तो ऑलरेडी दे रखी है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पार्ट क्या है। ये हो गया ए फेल्स जो गोल्डन वाले में है, सिर्फ ए, ठीक है। अगर मैं बात करूं ए एंड बी दोनों के फेल होने की, तो देखिए क्या होगी। ये होगा दोनों के फेल होने की, ठीक है ना, जो ब्लैक से है, और जो आपका ब्लू से होगा वो हो गया ओनली बी। समझ गए। अब पढ़ते हैं भाई उसने क्या बोला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स गिवन दैट बी हैज फेल्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी दोनों कॉमन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कितना आसान हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 0.15, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बच्चे कहेंगे सर 0.15 है, मैं कहूँगा गलत है भाई, इन दोनों का एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पूरा होता है, ये पूरा आपको लेना है, ब्लू प्लस ब्लैक 0.15 प्लस 0.15, आंसर आ गया 1/2 यानी 0.5। सेकेंड पार्ट सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको निकालना है ए फेल्स अलोन, निकाल चुके हैं ऑलरेडी। कितनी निकाली, 0.20 माइनस 0.15, 0.05, आंसर खत्म। और कोई पार्ट तो नहीं है भैया इसमें ना, दो पार्ट थे दोनों निकाल दिए, ठीक है ना। 16 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ट्रांसफरिंग द बॉल, और 17 18 तो ये आपके उसके हैं एमसीक्यू हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा। बट एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगा कि उसको ख़त्म करने से पहले, कि अगर आप लोग अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, बट मुझे करण अरोड़ा सर की बेस्ट लगी। तो अगर आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो उनसे पढ़ें, बहुत अच्छे टीचर हैं हमारे, तो प्लीज़ उन्हें पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। मैं मतलब मेरे फ्रेंड भी हैं और मैंने देखी भी है उनकी वीडियोस, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो। आई गारंटी यू कि ही इज़ वेरी गुड टीचर, और स्टडी खजाना की फैकल्टी है वो भी, उनकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डेमो लेके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।